हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग, यानी कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं दुग्ध एवं दुग्ध प्रसंस्करण। इसका हम आपको पहले एक वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम आपको दूसरा वीडियो यानी कि पार्ट 2 देने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने उसमें आपको क्या बताया था। सबसे पहले हमने कोलेस्ट्रॉम के बारे में बात की थी। उसके बाद जो आपका दुग्ध, उसके जो आपके रासायनिक गुण मींस केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में हमने आज उस दिन बताया था। आज हम आपको बताएंगे उससे रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स जो कि आपके परीक्षा यानी कि जो आपकी आगामी परीक्षा है, जो आपकी छत्रपति साहू जी महाराज जो उसका ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो देखिए समझिए सबसे पहले क्या होता है कि एक तो आपका एक संस्था है पीएफए। पीएफए का पूरा नाम होता है, पीएफए का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। इसकी स्थापना सन 1976 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। किसकी? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। इसके अनुसार जो आपका दुग्ध होता है, मीन जो आपका मिल्क होता है, उसके कई भाग होते हैं, उसे कई अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे एक तो आपका सामान्य दूध होता है, एक आपका सामान्य दुग्ध होता है, जैसे कि आपका डायरेक्ट हमने किसी गाय या भैंस से निकाल लिया, वह आपका डायरेक्ट जो आपका सामान्य दूध होता है, उसमें जो है पीएफए के अनुसार उसमें लगभग फैट की मात्रा 3.5% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3.5% फैट होना चाहिए। और एसएनएफ की मात्रा 1.5% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1.5%। तो आपकी जो है 1.5% मात्रा आपकी एसएनएफ की होनी चाहिए और फैट की मात्रा 3.5% होनी चाहिए। किसके अनुसार? पीएफए के अनुसार, मीन्स प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन के अनुसार। पीएफए का पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन होता है, और इसको थोड़ा याद रखना बिकॉज हो सकता है कि पूछ ले। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है, और हमने वो पिछले वीडियो में हमने आपको अमूल के बारे में बताया था। जो आपका अमूल दूध आता है, उसका जो आपका हेडक्वार्टर है वह गुजरात, आनंद गुजरात में स्थित है, जिसका पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है। ठीक है, तो देखिए इतनी मात्रा पीएफए के अनुसार एक सामान्य नॉर्मल दूध में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका एक आता है होल मिल्क। होल मिल्क का मतलब हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण दुग्ध। क्या कहते हैं? पूर्ण दुग्ध। अब यह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है काऊ मिल्क और दूसरा होता है बफेलो। तो इनमें जो है इसकी मात्रा अलग अलग होती है, फैट की मात्रा अलग होती है और एसएनएफ की मात्रा अलग होती है। तो देखिए काऊ में कितनी होनी चाहिए और बफेलो में कितनी होनी चाहिए। तो देखिए काऊ में फैट होना चाहिए 3.5%, 3.5% फैट होना चाहिए और 8.5% मीन 8.5% इसमें एसएनएफ होना चाहिए। ठीक है, और यदि हम बात करें बफेलो की, तो बफेलो में 6% फैट होना चाहिए, 6% आपका फैट होना चाहिए और 9.5% मीन 9.5% आपका एसएनएफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 9.5% आपका एसएनएफ होना चाहिए। किसमें? भैंस के दुग्ध में, मीन्स बफेलो मिल्क में। और यदि हम गाय के दुग्ध की बात करें, मीन्स काउ मिल्क की यदि हम बात करें, तो उसमें 3.5% फैट होना चाहिए और 8.5% जो है आपका एसएनएफ होना चाहिए। एसएनएफ का पूरा नाम सॉलिड नॉट फैट, मीन्स कुल घुलित ठोस होता है, सॉलिड नॉट फैट। ठीक है, वसा रहित सॉलिड वसा रहित ठोस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद होल मिल्क के अलावा जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टोन्ड मिल्क और डबल टोन्ड मिल्क। ठीक है, डबल टोन्ड मिल्क और टोन्ड मिल्क कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो आपकी फैट की मात्रा होती है, बिकॉज यह थोड़ा उल्टा होता है। देखिए समझिए कैसे। एक तो होता है आपका टोन्ड मिल्क। ठीक है, और दूसरा होता है आपका डबल टोन्ड मिल्क। दूसरा होता है आपका डबल टोन्ड मिल्क। अब देखिए इसमें फैट और एसएनएफ की मात्रा। उसके अलावा टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क के बाद आता है रिकम्बाइंड मिल्क। ठीक है, रिकम्बाइंड मिल्क। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड मिल्क। तो ये कुछ इसके दुग्ध के प्रकार होते हैं। स्टैंडर्ड मिल्क। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। ठीक है,
तो देखिए इनके बारे में, जैसे आपका टोन्ड मिल्क की यदि हम बात करें तो जो आपका टोन्ड मिल्क होता है इसमें जो है आपके फैट की मात्रा 3% होती है। कितनी होती है? 3% फैट होता है। कितना होता है? 3% फैट होता है। और डबल टोन्ड मिल्क की यदि हम बात करें तो डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% फैट होता है। मीन्स जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि देखिए टोन्ड मिल्क में कितनी है? 3, और डबल टोन्ड में कितनी है? 1.5। मीन्स जस्ट उल्टा होता है। लेकिन लड़के कंफ्यूजन में क्या कर देते हैं, टोन्ड मिल्क यदि पूछा जाता है तो वह 1.5 लगाते हैं बिकॉज वह टोन्ड है, और यदि डबल की बात करें तो वो उसका डबल कर देते हैं, 1.5 का डबल हो जाए 3, तो उनको 3 समझ लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा याद रखना, और इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, और जहां पर कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन वही से उठाए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। टोन्ड मिल्क और डबल टोन्ड मिल्क में, टोन्ड मिल्क में आपकी फैट होती है 3%, और डबल टोन्ड मिल्क में जो आपकी फैट होती है वह आपकी 1.5% होती है। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी एसएनएफ की, तो एसएनएफ इसका होता है 8.5% और इसका होता है 9%। डबल टोन्ड मिल्क का एसएनएफ 9% होता है, और टोन्ड मिल्क का एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट आपका कितना होता है? 8.5% होता है। उसके बाद हम बात करें रिकम्बाइंड मिल्क की। रिकम्बाइंड मिल्क की यदि हम बात करें तो इसमें फैट होता है 3% और एसएनएफ होना चाहिए 8.5%। मीन्स ये सभी जो आपका डाटा है ये पूरा डाटा पीएफए के अनुसार है, मीन्स प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन के अनुसार है। ठीक है, जो आपकी एक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड मिल्क की यदि हम बात करें तो स्टैंडर्ड मिल्क में फैट होना चाहिए 4.5%, और जो आपका एसएनएफ है वह 8.5% होना चाहिए। कितना? 8.5%। स्टैंडर्ड मिल्क को हम हिंदी में मानकीकृत दूध कहते हैं। कौन सा? मानकीकृत दुग्ध कहा जाता है। ठीक है, अब जो आपका स्टैंडर्ड मिल्क होता है इसमें फैट होना चाहिए कितना? 4.5%, और एसएनएफ जो होना चाहिए वह आपका 8.5% होना चाहिए। किसके अनुसार? पीएफए के अनुसार। इनमें से किसी एक दुग्ध को उठा लेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, तो इनको थोड़ा सा गौर करना, और पीएफए के अनुसार ही पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी मात्रा जो है किस प्रकार की दुग्ध में पाई जाती है, या एक दुग्ध दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछ लिया जाएगा कि इसमें फैट और एसएनएफ की मात्रा बताइए, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क की यदि हम बात करें तो यह जो है आपका मिल्क पाउडर के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आपका जो मिल्क पाउडर आता है, आपने देखा होगा मिल्क पाउडर आता है, तो यह जो है मिल्क पाउडर में हम क्या करते हैं? पानी को मिला देते हैं, तो वही आपका रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क हो जाता है। मिल्क पाउडर प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या अनुपात होता है मिल्क पाउडर और वाटर का। तो मिल्क पाउडर जो है इसमें कितना मिलाया जाता है? 1%। मीन्स एक भाग इसमें हम 1 पार्ट तो हम इसमें मिला देते हैं मिल्क पाउडर का, और 7 या 8 पार्ट मिला देते हैं उसमें वाटर। यानी कि यदि अब हमारे पास 1 लीटर दूध या फिर जो आपका सूखा पाउडर है वह यदि आपके पास 1 किलोग्राम है, तो हम उसमें कितना मिलाएंगे? लगभग 7 से 8 लीटर या 7 से 8 किलोग्राम आपका पानी मिलाएंगे, तब वह आपका कौन सा दूध बनेगा? वह आपका रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो ये जो दूध हमने आपको बताया, एक तो सामान्य मींस नॉर्मल दूध, और उसके अलावा आपको हमने बताया होल मिल्क। होल मिल्क का मतलब पूर्ण दुग्ध। उसके अलावा हमने आपको टोन्ड मिल्क और डबल टोन्ड मिल्क को थोड़ा सा ध्यान से और देख लेना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। और उसके अलावा हमने आपको बताया रिकम्बाइंड मिल्क और स्टैंडर्ड मिल्क, उसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं और वह हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें डायरेक्टली उनका योगदान होता है दूध निकालने में, या दूध पर किसी ना किसी रूप से वह प्रभाव डालते हैं। तो वह किस प्रकार से डालते हैं थोड़ा सा देखिए। जैसे जो आपका हार्मोन होते हैं जो आपके एनिमल्स, जो आपके लाइव स्टॉक्स होते हैं, उनमें जो है आपके हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन जैसे आपका जो दूध का सेक्रेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसा हार्मोन बताइए जो कि दूध का निर्माण करने में सहायक हो। क्या करने में? दुग्ध निर्माण में सहायक हो। दुग्ध निर्माण में सहायक हो, तो उस हार्मोन का नाम बताइए जो कि दुग्ध निर्माण में सहायक हो। तो उसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, अब देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन यह जो है दुग्ध का निर्माण करता है। उसके अलावा जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कि
जो दूध होता है वह कौन सी सेल्स से निकलता है, सेल्स मीन्स कोशिकाएं। तो वहां पर जो है यदि हम बात करें, तो वहां पर यदि हम कोशिकाओं की बात करें तो कोशिकाएं वहां पर होती है एल्व्यूलाई। कौन सी? एल्व्यूलाई कोशिकाएं होती हैं। एल्व्यूलाई जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उनसे होकर के दुग्ध जो है आपका अडर में आता है। ठीक है, अडर जैसे हम एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वह आपका दूध के निर्माण में सहायक होता है। उसके अलावा जैसे पूछ लिया जाता है कि लेट डाउन ऑफ मिल्क, लेट डाउन ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है? लेट डाउन ऑफ मिल्क, लेट डाउन ऑफ मिल्क का मतलब होता है कि एल्यूलाई सेल से होते हुए जो मिल्क आपका अडर में आता है, मीन्स दूध का उतारना। सीधा सीधा समझ लीजिए कि जब गाय और भैंस दूध को उतारती हैं तो उसमें जो है एक हार्मोन कार्य करता है, जो कि पूछा जाता है कि दूध के उतारने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेट डाउन ऑफ मिल्क। तो उसमें जो एक आपका हार्मोन होता है जिसका नाम क्या होता है वही आपसे पूछ लिया जाता है। तो उस हार्मोन के बारे में यदि हम बात करें तो उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यह आपके दूध के उतारने में सहायक होता है गाय और भैंसों में। ठीक है, अब जैसे इसका पूछ लिया जाता है कि इसका टाइम क्या होता है, टाइम का मतलब यह है कब तक, कितने समय तक प्रभाव करता है। तो इसका जो समय होता है वह लगभग 5 से 7 मिनट तक होता है। यदि आप जो है 5 से 7 मिनट तक के अंदर कोई ग्वाला यदि किसी भैंस या गाय से दूध निकालने में सक्षम है तब तक तो ठीक है। यदि 5 से 7 मिनट से यदि ज्यादा लग रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन अपना जो है दूध का उतारने का जो अपना काम है वह पूरा कर देता है 5 से 7 मिनट में। इसलिए हमें कम से कम कुशल एक ऐसे ग्वाले की आवश्यकता होती है, एक ऐसे मिल्कमैन की आवश्यकता होती है जो कि आपका अच्छा और कुशल, मीन्स वह थोड़ा इसमें जो है उसे एक्सपीरियंस हो दूध निकालने का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीटोसिन का टाइम पूछ लिया जाता है। तो वह हमने आपको बताया लगभग 5 से 7 मिनट तक यह जो है प्रभावित करता है। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि जैसे गाय जो होती है या आपकी भैंस होती है वह दूध को चढ़ा लेती है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल्डिंग अप। क्या बोलते हैं? होल्डिंग अप। पूरा दूध नहीं निकाल पाते हैं, पूरा दूध निकाल नहीं पाते हैं और वह जो गाय या भैंस होती है वह दूध को चढ़ा लेती हैं। तो इसके लिए एक हार्मोन होता है जो कि कार्य करता है। तो वह हार्मोन कौन सा होता है? तो उसके लिए थोड़ा समझिए कि जो आपका होल्डिंग अप, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल्डिंग अप ऑफ मिल्क, मीन्स दूध का चढ़ाना। तो इसमें जो है एक आपका एड्रेनलिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? एड्रेनलिन हार्मोन होता है जो कि आपकी एड्रिनल ग्रंथि से होकर के स्रावित होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से होकर स्रावित होता है, जिसकी सहायता से यह आपकी जो गाय भैंस होती है, और यह चढ़ाती किस लिए? या तो वह डर जाती है या वह किसी ना किसी रूप से, हमेशा वह डर जाती है या कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो जाती है किसी भी प्रकार से। तो वहां पर एड्रिनलिन जो आपका हार्मोन होता है वह जो है यहाँ पर कार्य करता है और होल्डिंग अप कर देता है। तो इन 3 चीजों को याद रखिए कि दूध के निर्माण में सहायक हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन, दूध के उतारने में या लेट डाउन ऑफ मिल्क हार्मोन किसे कहा जाता है? तो वह है आपका कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और उसके अलावा दूध के चढ़ाने में, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल्डिंग अप ऑफ मिल्क, उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का समय कितना होता है? तो 5 से 7 मिनट में यदि हम दूध निकाल ले रहे हैं तब तो ठीक है, अन्यथा यह जो है गाय और भैंस होती है वह 5 से 7 मिनट तक उसका हार्मोन का प्रभाव ही होता है। ठीक है, तो इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे, यानी कि दूध का जो है हार्मोन, यह बात थी आपकी किसकी? हार्मोन्स की। अब देखिए बात करते हैं पास्चुराइजेशन की। किसकी बात करते हैं? पास्चुराइजेशन की। पास्चुराइजेशन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझिए कि जैसे हम बात करें पास्चुराइजेशन की, देखिए पास्चुराइजेशन के बारे में हमने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो देखिए पास्चुराइजेशन यह टर्म किसने दिया था? यह टर्म जो है यह दिया था आपके लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और यह जो है आपके लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक, लुईस पास्चर, इन्हीं के इस पास्चर से ही पास्चुराइजेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? इनके इस पास्चर का, इनका जो सरनेम है क्या है? लुईस पास्चर। जो पास्चर इनका सरनेम है, इसी से पास्चुराइजेशन नाम दिया गया। इन्हीं को फादर ऑफ पास्चुराइजेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पास्चुराइजेशन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लुईस पास्चर को कहा जाता है। और लुईस पास्चर कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जो है फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे?
फ्रांस के निवासी थे। अब देखिए पूछा, देखिए इन्होंने या लुईस पास्चर ने यह इस शब्द का प्रयोग किया था, कब किया था? यह एक बार अपनी प्रयोगशाला में शराब पर कार्य कर रहे थे। किस पर कार्य कर रहे थे? अंगूर की शराब पर कार्य कर रहे थे। जो आपका शराब होता है ना, वाइन होती है, उस पर कार्य कर रहे थे। तब इन्होंने बताया था कि किसी भी खाद्य पदार्थ का खराब होने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि जो आपके वायुमंडल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनका प्रकोप हो जाता है हमारे किसी भी खाद्य पदार्थ पर, तो जो है हमारे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं या संदूषित हो जाते हैं या प्रदूषित हो जाते हैं। तो इसके कारण उनकी जो गुणवत्ता होती है वह कम हो जाती है और वह धीरे धीरे घटती रहती है। तो इसके लिए हम क्या करें? कोई ऐसी तकनीक या कोई ऐसी टेक्निक का विकास करें, कोई ऐसी टेक्निक का डेवलपमेंट करें ताकि कोई ना कोई ताकि किसी ना किसी रूप से जो हमारे खाद्य पदार्थ है वह संरक्षित रह सके, लंबे समय तक संदूषित ना हो, उनको हम प्रिजर्व करके रख सकें। तो इसलिए उन चीजों को उन्होंने बताया, लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन शब्द दिया और इन्होंने दो टेक्निक बताई। एक थी आपकी LTLT मेथड और दूसरी थी आपकी HTST मेथड। LTLT मेथड का पूरा नाम लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम होता है, जबकि HTST मेथड का नाम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है, तो इतनी बात जो आपकी पास्चुराइजेशन की थी, यानी कि जब यह शराब पर कार्य कर रहे थे तब तो सबसे पहले इन्होंने दिया था। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। लेकिन यदि हम बात करें, हम बात यहाँ पर मिल्क की कर रहे हैं और मिल्क हमारा कहाँ पर आता है? डेयरी में। यानी कि डेयरी साइंस की यदि हम बात करें तो डेयरी उद्योग में सर्वप्रथम पास्चुराइजेशन शब्द का प्रयोग या पास्चुराइजेशन विज्ञान, पास्चुराइजेशन का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर सॉक्सलेट ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर सॉक्सलेट ने किया था। यह बात आपसे पूछी जा सकती है बिकॉज आप एक पार्टिकुलरली डेयरी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, और यदि आप डेयरी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जानना अति आवश्यक है कि पास्चुराइजेशन डेयरी उद्योग में पास्चुराइजेशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डेयरी साइंस में सर्वप्रथम पास्चुराइजेशन का प्रयोग डॉक्टर सॉक्सलेट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सॉक्सलेट के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं आपके LTLT मेथड और HTST मेथड के बारे में। देखिए थोड़ा सा समझिए कि LTLT मेथड और HTST मेथड क्या होते हैं। पास्चुराइजेशन के दो मेथड कौन से? LTLT मेथड और दूसरा होता है HTST मेथड। क्या होता है? तो देखिए LTLT मेथड लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम और HTST मेथड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसे हम होल्डिंग मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम होल्डिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और HTST मेथड को कंटिन्यूअस मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कंटिन्यूअस मेथड भी कहा जाता है। बिकॉज कंटिन्यूअस मेथड इसे इसलिए कहा जाता है, इसमें जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह यंत्र जो है एक तरफ से दूध को गर्म करते हुए निकालता जाता है और दूसरी तरफ से उसको उसमें डाला जाता है और दूसरी तरफ से उसको निकाला जाता है। तो इस प्रकार से इसीलिए इसे नाम दिया गया, HTST मेथड के अनुसार इसे नाम दिया गया कंटिन्यूअस मेथड। और देखिए LTLT मेथड में हम आपकी तीनों प्रक्रिया इसी में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक तो आपकी होल्डिंग हो जाती है, इसी के साथ इसमें हीटिंग भी हो जाती है और कूलिंग भी हो जाती है। देखिए एक तो आपकी हीटिंग हो जाती है, हीटिंग का मतलब इसी में हम गर्म कर लेते हैं, इसी में हम आपका होल्डिंग कर लेते हैं, होल्डिंग कर लेते हैं, और इसी में हम आपका कूलिंग कर लेते हैं। कूलिंग का मतलब दुग्ध को यहीं पर हम ठंडा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी आपकी एक विधि जो आपकी LTLT मेथड के अंतर्गत आती है, हीटिंग, होल्डिंग और कूलिंग, ये यहाँ पर तीनों क्रियाएं आपकी एक साथ हो जाती हैं। ठीक है, तीनों क्रियाएं आपकी एक साथ हो जाती है। यहाँ पर यदि हम बात करें कि कितना टेम्परेचर दिया जाता है, यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है 63 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। या फिर यदि हम फारेनहाइट में पूछें, या फारेनहाइट का थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, उसको सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है। यदि आप उसे जानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो उसको थोड़ा देख लेना, बिकॉज हो सकता है कि सेल्सियस में ना पूछ के फारेनहाइट में पूछ ले। तो देखिए डिग्री सेल्सियस, यदि हम 63 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें और 63 डिग्री सेंटीग्रेड को यदि हम फारेनहाइट में बदले तो 145 डिग्री फारेनहाइट होता है। 145 डिग्री फारेनहाइट पर या फिर 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए रखते हैं। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए हम यहाँ पर रख देते हैं। किसको? दुग्ध को। तो दूध जो है हमारा यहाँ पर, मिल्क जो है यहाँ पर हमारा प्रिजर्व हो जाता है, कुछ लंबे समय तक के लिए बच जाता है, संदूषित नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम आपका जो क्या होता है कि जो वेट्स होते हैं, वेट्स का मतलब होता है कि वेट्स को हम हिंदी में कहते हैं कुंड। क्या कहते हैं? कुंड कहते हैं।
वेट्स जो होते हैं, वेट्स, ठीक है। तो ये जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके 3 प्रकार के होते हैं जिनमें मिल्क को संरक्षित करके यानी कि गर्म करके इनको निकाला जाता है और उसके बाद दुग्ध को संरक्षित किया जाता है। तो कुंड जो है यह आपके 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं? एक तो आपका क्वाइल टाइप होता है, एक तो आपका क्वाइल टाइप होता है, दूसरा आपका जैकेटेड टाइप होता है, जैकेटेड टाइप होता है, और उसके अलावा स्प्रे वेट्स होते हैं। कौन से होते हैं? स्प्रे वेट्स होते हैं। कौन से? स्प्रे वेट्स। तो देखिए क्वाइल टाइप में नाम से ही आपका समझ में आ रहा होगा कि क्वाइल का मतलब उसमें क्वाइल बनी होती है, जो आपकी जो एलटीएलटी मेथड के लिए जो आपका यंत्र प्रयोग किया जाता है उसमें जो है क्वाइल बनी होती है। तो क्वाइल के माध्यम से दुग्ध जो है गर्म होता है, और जैसे हमें ठंडा करना होता है तो उसको टेम्परेचर कम कर देते हैं तो क्वाइल जो है वही ठंडी हो जाती है, तो दुग्ध ठंडा भी हो जाता है। उसके अलावा जैकेटेड का मतलब होता है एक जैकेट बनी होती है, चारों तरफ से दीवारें होती हैं, उसमें बीच में हम क्या होता है कि उसमें मिल्क को भर देते हैं और उसके चारों तरफ से उसमें या ठंडा पानी या गर्म पानी डाल करके इसको हम ठंडा या गर्म कर लेते हैं। स्प्रे वेट्स का मतलब स्प्रे करना, किसी चीज के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जैसे कि किसी चीज को ठंडा करने के लिए बिल्कुल जैकेटेड टाइप के ही अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उसमें हम गर्म पानी या ठंडे जल को भर देते हैं, यहाँ पर हम स्प्रे करते हैं। थोड़ा समझिए, यहाँ पर हम स्प्रे करते हैं, मींस स्प्रे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इतनी चीज ये थी आपकी एलटीएलटी मेथड। इसमें यदि हम बताएं आपको तो क्वाइल, जैकेटेड और आपका जो स्प्रे है इस पर ही हम कम से कम आपका 30 से 35 मिनट का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वहां पर क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे। तो आप इतना समझिए, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एलटीएलटी मेथड का दूसरा नाम होल्डिंग मेथड। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें हीटिंग भी हो जाती है, होल्डिंग भी हो जाती है और कूलिंग भी हो जाती है। इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है? तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए हम दूध को गर्म कर देते हैं। दूध जो है हमारा सा संरक्षित हो जाता है। और इसमें जो है किसमें गर्म करते हैं? तो वेट्स होते हैं। वेट्स का मतलब कुंड होते हैं। कुंड जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्वाइल टाइप होते हैं, जैकेटेड टाइप होते हैं और स्प्रे टाइप होते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है पूछा जाता है कि लगभग कितने बैक्टीरिया इसमें जो है मर जाते हैं? तो लगभग 99% बैक्टीरिया जो है इस विधि से आपके मर जाते हैं। कितने? उनकी डेथ हो जाती है। 99% बैक्टीरिया लगभग आपके इस विधि के द्वारा मर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं HTST मेथड की। HTST मेथड का पूरा नाम होता है हाई टेम्परेचर सॉल्ट टाइम। हाई टेम्परेचर सॉल्ट टाइम को हम कंटिन्यूअस मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस मेथड भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम यूके में सर्वप्रथम पूछा जा सकता है, थोड़ा याद रखना। इसका प्रयोग सर्वप्रथम यूके में एपीवी नामक एक कंपनी, एपीवी कंपनी, इसका जो है प्रयोग सर्वप्रथम यूके में एपीवी नामक कंपनी द्वारा सन 1922 में, एपीवी कंपनी में सन 1922 में इस विधि को विकसित किया गया या स्टार्ट किया गया। कब? 1922 ईस्वी में। तो हो सकता है कि पूछ ले कि डेयरी उद्योग में HTST मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में किया गया। कहां पर? तो यूके में, ठीक है। कौन सी कंपनी थी? तो एपीवी नामक कंपनी थी, जहां पर पहली बार इस चीज का जो आपका HTST मेथड है इसका पहली बार प्रयोग किया गया। यहाँ पर यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए रख देते हैं। कितने? 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यदि हम रख देते हैं तो हमारा जो दुग्ध होता है, हमारा मिल्क होता है, वह लगभग लंबे समय तक प्रिजर्व हो सकता है, ठीक है। तो इतनी बात ये थी आपकी किसकी? पास्चुराइजेशन की। अब देखिए पास्चुराइजेशन के बारे में लगभग आप चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए पास्चुराइजेशन से ही जुड़ी एक और विधि होती है जिससे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निजर्मीकरण। क्या कहते हैं? निजर्मीकरण। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं निजर्मीकरण। क्या कहते हैं? निजर्मीकरण कहते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन, निजर्मीकरण, देखिए थोड़ा समझिए। यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर यह होता है कि जो आपका पास्चुराइजेशन मेथड होता है वहां पर हम दूध को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गर्म करते हैं, और स्टेरिलाइजेशन में दुग्ध को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मींस एबव गर्म किया जाता है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन में
देखिए स्टेरिलाइजेशन का 1894 में जर्मनी में पहली बार प्रयोग किया गया। जर्मनी में 1894 में, 1896 में इसका प्रयोग इंग्लैंड में किया गया। कहां पर किया गया? इंग्लैंड में किया गया। तो इसके बाद ही लगभग यह पूरे वर्ल्ड में इसका प्रयोग किया जाने लगा। किसका? स्टेरिलाइजेशन का। इसके लिए यदि टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 108 से 111 डिग्री सेंटीग्रेड, 108 से 111 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 25 से 30 मिनट, 25 से 30 मिनट तक रख दिया जाता है। तो आपका जो दुग्ध है वह जो है आपका प्रिजर्व हो जाता है। कितना? 108 से 111 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपकी स्टेरिलाइजेशन की। इसमें क्या होता है कि आपके बैक्टीरिया, इसमें जो है बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसमें सभी आपके ऑल बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, एवं जो आपके हानिकारक एंजाइम्स होते हैं, हानिकारक एंजाइम्स होते हैं, वह भी खत्म हो जाते हैं स्टेरिलाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो यह बात थी आपकी स्टेरिलाइजेशन की। अब देखिए स्टेरिलाइजेशन के बाद जो आपका अगला टर्म आता है वह क्या है? थोड़ा सा समझिए। जो आपका अगला टर्म आता है वह क्या है? वह है आपका जो आपने दो विभाग सुने होंगे, यदि शायद आपने सुने हैं, कि A1 मिल्क और A2 मिल्क। A1 मिल्क और A2 मिल्क में थोड़ा सा अंतर समझिए, A1 मिल्क और A2 मिल्क। ठीक है, तो देखिए A1 मिल्क क्या होता है, यहाँ पर बीटा केसीन का थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है? यहाँ पर जो है बीटा केसीन का थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है कि A1 मिल्क में A1 बीटा केसीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? A1 बीटा केसीन पाई जाती है। और A2 मिल्क में A2 बीटा केसीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? A2 बीटा केसीन पाई जाती है। या A1 मिल्क में A1 बीटा केसीन पाई जाती है, A2 मिल्क में A2 बीटा केसीन पाई जाती है। यह मानव उपभोग के लिए हानिकारक होती है। यह मानव उपभोग के लिए हानिकारक मानी जाती है। कौन सी? A1 बीटा केसीन। कौन सी? A1 बीटा केसीन मानव उपभोग के लिए हानिकारक मानी जाती है। कौन सी? जो आपकी A1 बीटा केसीन होती है वह A1 मिल्क में ज्यादा पाई जाती है, और A2 मिल्क में A2 बीटा केसीन जो होती है वह ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यह जो है आपकी A1 बीटा केसीन जो है यह आपकी हानिकारक मानी जाती है। किसके लिए? मानव उपभोग के लिए। किसके लिए? मानव उपभोग के लिए यह हानिकारक मानी जाती है। और यह किन किन गायों में पाई जाती है? तो हॉल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर और साउथ डाउन, यानी कि HF, साउथ डाउन, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, साउथ डाउन, और उसके अलावा आयरशायर में पाई जाती है। आयरशायर में पाई जाती है। हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है यह आपकी, इसका जन्म स्थान हॉलैंड होता है, और यह जो है सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायों में से एक है। ठीक है, तो देखिए A2 बीटा केसीन। अब देखिए यहाँ पर A1 मिल्क से यदि कुछ पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि A1 मिल्क में कौन सी केसीन पाई जाती है। तो A1 मिल्क में A1 बीटा केसीन पाई जाती है। और किन गायों में पाई जाती है? तो HF मींस हॉल्स्टीन फ्रीजियन, साउथ डाउन और आयरशायर में पाई जाती है। और A1, या फिर यह पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी केसीन मानव उपभोग के लिए हानिकारक होती है। तो आपकी जो A1 बीटा केसीन है वह मानव उपभोग के लिए हानिकारक होती है। बात करें A2 बीटा केसीन के बारे में, तो यह जो है मानव उपभोग के लिए लाभदायक होती है। क्या होती है? यह जो है लाभदायक होती है। मानव उपभोग के लिए A2 बीटा केसीन लाभदायक होती है। यह किसमें पाई जाती है? और यह यहाँ पर जो है अपने इधर कहां पर? जर्सी और गार्नसी नामक गायों की नस्लों में। और इसका जो विवाद है वह अपने यहाँ नहीं है, मींस इंडिया में नहीं है। इसका जो विवाद है वह फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा है। बिकॉज अपने यहाँ की जितनी भी इंडिजिनस जो आपकी गाय और भैंसे हैं, मींस इंडिया में पाई जाने वाली जितनी भी आपकी काऊ एंड बफेलोज, तो उनका क्या है कि काऊ में तो लगभग 92% A2 मिल्क का मतलब A2 बीटा केसीन पाई जाती है, जो कि हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है। और भैंस में मींस बफेलो में तो 100% A2 बीटा केसीन पाई जाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक नहीं है, मींस लाभदायक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ इस बात का तो कोई विवाद है ही नहीं कि A1 और A1 मिल्क या A2 मिल्क का कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो आपके फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर इन चीजों का विवाद है। तो थोड़ा सा याद रखना, क्या याद रखना है, A1 मिल्क में A1 बीटा केसिन पाई जाती है, A2 मिल्क में A2 बीटा केसिन पाई जाती है। A1 जो बीटा केसिन होती है वह मानव उपभोग के लिए हानिकारक है, और यह जो है A2 बीटा केसिन यह मानव उपभोग के लिए लाभदायक होती है। और उसके अलावा अपने इंडिया में 92% काऊ में पाई जाती है A2 मिल्क, और उसके अलावा A2 बीटा केसिन बफेलो में 100% पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात ये थी आपकी A1 और A2 मिल्क के बारे में, A1 और A2 मिल्क के बारे में। तो देखिए इसके अलावा जैसे अगला है आपका, थोड़ा सा समझिए कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। पूछा जा सकता है कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। देखिए फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं छानना। क्या कहते हैं, छानना या फिर निथारना। क्या, छानना या फिर निथारना कहते हैं। क्या कहते हैं, छानना या फिर कहते हैं निथारना। तो छानना का मतलब क्या होता है कि दूध में आंखों से दिखाई देने वाली जो गंदगी होती है, एक तो आंख से दिखाई देने वाली गंदगी होती है, और आंख से दिखाई देने वाली गंदगी को छानकर, आंख से दिखाई देने वाली गंदगी को छानकर या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया फिल्ट्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि क्लैरिफिकेशन क्या होता है। तो क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसी गंदगी जो कि हमें आंखों से दिखाई दे रही है, और ऐसी भी गंदगी जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं भी दे रही है। समझ रहे हैं, यानी कि आंखों से दिखाई देने वाली गंदगी और आंखों से ना दिखाई देने वाली गंदगी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया आपकी क्लैरिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लैरिफिकेशन कहलाती है। मीन्स थोड़ा समझिए, छानने का मतलब क्या होता है कि आंख से दिखाई देने वाली गंदगी को अलग करने की प्रक्रिया फिल्ट्रेशन कहलाती है, और आंख से दिखाई देने वाली गंदगी और ना दिखाई देने वाली गंदगी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया आपकी क्लैरिफिकेशन मीन्स, जिसे हम हिंदी में स्वच्छीकरण कहते हैं। तो स्वच्छीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन के बारे में। अब देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि क्लीन मिल्क, दो मिल्क होते हैं, एक होता है क्लीन मिल्क, दूसरा होता है सेफ मिल्क। तो पूछा जा सकता है कि क्लीन मिल्क किसे कहा जाता है और सेफ मिल्क किसे कहा जाता है। तो देखिए क्लीन मिल्क और दूसरा होता है सेफ मिल्क। देखिए क्लीन मिल्क क्या होता है और सेफ मिल्क क्या होता है। क्लीन मिल्क होता है कि जिसमें आंख से दिखाई देने वाली गंदगी ना हो। मीन्स यदि हम, अब बात समझिए कि आंख से दिखाई देने वाली गंदगी ना हो, अभी हमने बताया आपको कि आंख से दिखाई देने वाली गंदगी को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है। अब यदि पूछा जाए कि ऐसी प्रोसेस जिससे फिल्ट्रेशन के बाद कौन सा दूध हमें प्राप्त होता है, तो वह क्लीन मिल्क प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आंख से दिखाई देने वाली गंदगी नहीं होती है, आंख से दिखाई देने वाली गंदगी नहीं होती है। ठीक है, और सेफ मिल्क में, जो आपका सेफ मिल्क होता है, इसमें आंख से दिखाई देने वाली गंदगी और आंख और हार्मफुल बैक्टीरिया, जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वह भी नहीं होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया और आंख से दिखाई देने वाली गंदगी दोनों ही नहीं होते हैं, वह आपका सेफ मिल्क कहलाता है। अब यहीं पर बात हम कर लें कि जो हमने आपको क्लैरिफिकेशन बताया, क्लैरिफिकेशन के अंतर्गत क्या आता है कि ऐसी गंदगी जिसके अंतर्गत, ऐसी प्रोसेस जिसके बाद हमें सेफ मिल्क प्राप्त होता है, तो वह प्रोसेस आपकी क्लैरिफिकेशन होती है। बिकॉज क्लैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि दुग्ध में आंख से दिखाई देने वाली गंदगी और आंख से ना दिखाई देने वाली गंदगी दोनों को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा अलग करते हैं, तो वही प्रोसेस आपकी क्लैरिफिकेशन कहलाती है। और उसके बाद जो हमें दुग्ध प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेफ मिल्क कहते हैं। और इसी प्रकार से जब हम छानना या निथारना या फिल्ट्रेशन की बात करें, तो आंख से दिखाई देने वाली गंदगी को अलग करने के बाद या गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बाद, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया आपकी
क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन कहलाती है। और फिल्ट्रेशन के बाद जो हमें दुग्ध प्राप्त होता है वह आपका क्लीन मिल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लीन मिल्क कहलाता है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी बात। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, 30 से 32 मिनट का हो चुका है। तो अगला जो आपका बचा हुआ पोर्शन है वह हम आपको जल्द से जल्द, लगभग पार्ट 3 वीडियो में हम आपको जल्द से जल्द कवर करवाएंगे। बिकॉज 7 तारीख को पेपर हो सकता है, तो 7 से पहले हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। ठीक है, एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, दूसरा बचा है, तो दूसरा हम आपको अभी, यह आपका दूसरा वीडियो तैयार हो गया। ठीक है, तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बिकॉज वहां पर हम आपको पीडीएफ या फोटोज के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, और कोई भी अपडेट होती है यदि पेपर्स के माध्यम से, कोई भी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा के बारे में, तो हम आपको वहां पर डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जाइए टेलीग्राम पर और लिखिए स्टडी विद टैलेंटेड बॉय, आपको हमारा चैनल मिलेगा, वहां पर हमारी फोटो लगी मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।